24 की चुनौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में करेंगे चुनावी रैली, तो वहीं अमित शाह कर्नाटक में और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत। कांग्रेस ने महाराष्ट्र और तेलंगाना के उम्मीदवारों का किया ऐलान। अकोला से अभय काशीनाथ और कादियाम काव्या वारंगल से लड़ेंगे चुनाव। वहीं समाजवादी पार्टी ने मेरठ सीट पर बदला उम्मीदवार। दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य कमांडर कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। सुरक्षा से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों पर होगा मंथन। देश में लागू होने वाले नए आपराधिक कानून की प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने की तारीफ। कहा, आधुनिक न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम। ईडी को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली हाई कोर्ट में देना होगा जवाब। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर होगी सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल में अल जजीरा चैनल के प्रसारण पर रोक। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया आतंकी चैनल। कहा, इजरायली सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने और इजराइल के खिलाफ हिंसा भड़काने में थी बड़ी भूमिका। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी हार। राजस्थान रॉयल्स ने दी शिकस्त। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जॉयंट्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत 24 की चुनौती के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में आज पहली चुनावी रैली को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुद्रपुर में संबोधित करेंगे। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी से है। उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटपूतली में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भाजपा उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से राजस्थान में प्रधानमंत्री की यह पहली सभा होगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक में चुनावी हुंकार भरेंगे। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा अमित शाह बेंगलुरु में बीजेपी और जेडीएस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में बेंगलुरु शहर के 5 निर्वाचन क्षेत्रों से लगभग 5000 भाजपा कार्यकर्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है। अमित शाह भाजपा के बेंगलुरु ग्रामीण उम्मीदवार डॉक्टर सीएन मंजुनाथ के लिए प्रचार करने के लिए चन्नापटना जाएंगे। डॉक्टर सीएन मंजुनाथ का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार डीके सुरेश से है, जो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के रामनगर में चिकमलूर से डीटी रामू सर्कल चन्नापटना तक के एक रोड शो भी करेंगे, जिसमें नागरिकों के साथ संवाद भी किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 4 चरण में होंगे, लिहाजा तय रणनीति के अनुसार बीजेपी ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है। नड्डा आज जबलपुर और शहडोल
में होंगे, जहां वो चुनावी रैली तो करेंगे ही, साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में भी भाग लेंगे और चुनावी स्थितियों का जायजा लेंगे। जबलपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष और त्रिदेव सम्मेलन को संबोधन करेंगे। इसके बाद शहडोल में उनकी चुनावी रैली होगी। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां जबलपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष और त्रिदेव सम्मेलन में वे भाग लेंगे। साथ ही जबलपुर के बाद वह शहडोल की रैली में भी भाग लेने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने 10वीं सूची में 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। महाराष्ट्र के अकोला से अभय काशीनाथ पाटिल को टिकट दिया गया है, जबकि कादियाम काव्या वारंगल तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अब तक कुल 214 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने इससे पहले 9 अलग अलग सूचियों में 212 उम्मीदवार घोषित किए थे। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। आरोप है कि जल, जंगल, जमीन, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां छत्तीसगढ़ में रही कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार ना किया हो। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में रही पिछली कांग्रेस सरकार पर डीएमएफ फंड में घोटाला करने का आरोप है। अकेले कोरबा जिले से 2000 करोड़ के फंड में से 600 करोड़ तक की कमीशनखोरी हुई। जिला खनिज न्यास डीएमएफ मद की राशि का बंदरबाट करने में प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसे बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस कह रही है हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि बड़ी मात्रा में डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि डीएमएफ की 80% राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत हुआ है और भ्रष्टाचार में इन्होंने सभी रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सांसद थी और कांग्रेस की सांसद सबसे ज़्यादा निष्क्रिय भी रही। 5 साल में वो क्षेत्र में नहीं गई, उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन जब जब डीएमएफ की बैठक होती थी वो बैठक में जरूर मौजूद रहती थी और डीएमएफ फंड का इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस घोटाले में आज कलेक्टर जेल में है। भ्रष्टाचार होगा, लेकिन मैं भ्रष्टाचार में कहीं भी शामिल नहीं हूँ, चाहे तो किसी भी तरीके से बोलिए। मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है और मैं और महंत जी, मेरा परिवार के ऊपर कोई एक छोटी सी बात की भी हमको भ्रष्टाचारी नहीं बता सकता है। जो लांछन लग रहे हैं वो गलत है, निराधार हैं। डीएमएफ की पूरी परिभाषा ही कोरबा के जिला प्रशासन और स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा परिभाषा ही बदल दी गई, जिसपे स्थानीय लोगों को जो इसका डीएमएफ का फायदा मिलना था वो बिल्कुल नहीं मिल पाया। और शासन ने एक नियम बनाया था प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र और अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र। इसका परिभाषा ये था कि प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में जिन लोगों के ऊपर खर्च करने थे 50% राशि, वह भी उन लोगों के ऊपर खर्च नहीं हुआ और अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों पे भी इसका खर्च नहीं हुआ। कुल मिला के ये जो राशि है इसकी बंदरबाट पिछले कुछ सालों में खूब ज़्यादा हुई है। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कुछ तो सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी। पहले कलेक्टर इसके सभापति हुआ करते थे, बाद में प्रभारी मंत्री को बना दिया गया। तो व्यवस्था ही ऐसा लगता है कि पूरी धनराशि पर कहीं न कहीं से शिकंजा कसने के लिए और घोटाला करने के लिए वो व्यवस्था बदली गई थी। और उस अवधि में जो भी धनराशि जारी हुई, अगर उनकी निष्पक्ष जांच की जाए तो आपको पता चलेगा कि उस दरमियान यहाँ पदस्थ कोई भी आईएएस अफसर जो है वो साबुत नहीं बचेगा। कोरबा में डीएमएफ मद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच ईडी कर रही है। कोरबा में पदस्थ रहे शीर्ष अधिकारी व ठेका कंपनियों द्वारा इस राशि का दुरुपयोग करने की बात सामने आई है, जिसका खुलासा ईडी ने किया है। प्रवर्तन निदेशालय अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा है कि प्रदेश भर में हुए डीएमएफ घोटाले में अकेले कोरबा जिले में 2000 करोड़ के डीएमएफ के फंड में 500 करोड़ से 600 करोड़ तक की कमीशनखोरी हुई है। ईडी रायपुर ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत डीएमएफ घोटाले से जुड़े छत्तीसगढ़ में 13 स्थानों पर 1 मार्च को तलाशी अभियान चलाया।
ईडी ने राज्य सरकार के अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से डीएमएफ ठेकेदारों द्वारा सरकारी खजाने से पैसे निकालने में शामिल होने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज 3 अलग-अलग एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ये मामला छत्तीसगढ़ में जिला खनिज निधि के धन के उपयोग में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। डीएमएफ खननकर्ताओं द्वारा वित्त पोषित एक ट्रस्ट है जिसे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खनन से संबंधित परियोजनाओं और गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लाभ के लिए काम करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ईडी की जांच से पता चला कि ठेकेदारों ने अधिकारियों और नेताओं को भारी मात्रा में कमीशन, अवैध परितोषण का भुगतान किया है, जो अनुबंध मूल्य का 25% से 40% तक है। रिश्वत के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली नकदी विक्रेताओं द्वारा आवास प्रविष्टियों का उपयोग करके उत्पन्न की गई थी। केवल जिला कोरबा को डीएमएफ निधि में इसकी स्थापना से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 2000 करोड़ रुपए मिले। ईडी ने एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि कोरबा जिले को आवंटित डीएमएफ 2000 करोड़ रुपए से अधिक था। ईडी ने कहा कि प्रचलित दर से अकेले कोरबा में कमीशन की रकम 500 से 600 करोड़ रुपए होगी। ईडी ने कहा कि पूरे राज्य के डेटा का विश्लेषण और अपराध से प्राप्त आय की मात्रा पता लगाने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कहां-कहां करप्शन हुआ है, इसके परतें अब धीरे-धीरे खुल रही हैं। जल जंगल जमीन कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां कांग्रेस की सरकार की काली छाया ना पड़ी हो। सैकड़ों करोड़ों के बंदरवाट अधिकारियों से लेकर नेताओं ने कर लिया। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में डीएमएफ फंड निधि के करप्शन का है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। राज्य में कांग्रेस सरकार के समय कितना घोटाला हुआ, इसकी बानगी अब कोरबा जिले से ही समझ सकते हैं, जहां 2000 करोड़ के फंड में से 600 करोड़ तक की कमीशनखोरी हुई है। बाकी राज्य के आंकड़े आने वाले समय में हैरान कर देंगे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना के कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह 2 दिवसीय सम्मेलन का कल नई दिल्ली में शुरू हुआ था, जिसमें वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व भारतीय सेना की प्रगति और भविष्य की तैयारियों को लेकर गहन चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा सत्र के दौरान समूचे देश की सुरक्षा का मूल्यांकन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमांडरों की सभा को संबोधित करने के साथ ही वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से परिचर्चा करेंगे। इस अवसर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी भी सैन्य कमांडरों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर रक्षा सचिव समेत रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो रक्षा मंत्री सैन्य कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नए आपराधिक कानूनों की तारीफ की है। सीजेआई ने कहा है कि नए आपराधिक कानूनों में वास्तविक अपराध, प्रक्रिया और सबूत शामिल हैं। तीनों कानून आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सीजेआई ने कहा है कि इन कानूनों का उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को डिजिटल बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा है। वर्तमान परिस्थितियों में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से किसी भी 5 चयनित ईवीएम का सत्यापन किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अरुण कुमार अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यदि वीवीपैट पर्चियों का एक साथ सत्यापन किया जाता है तो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक अधिकारी तैनात करने होंगे और पूरा सत्यापन 5 से 6 घंटों में किया जा सकता है। याचिका में बताया गया है कि सरकार ने 24 लाख वीवीपैट खरीदे हैं, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बावजूद इसके करीब 20,000 वीवीपैट की पर्चियां ही सत्यापित हो सकती हैं। इस मामले में याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है, जिसे 17 मई को सुनवाई के लिए तय किया जा सकता है। और अब खबर दिल्ली के शराब नीति मामले में
गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से पिछले दिनों राहत नहीं मिली है। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। इस मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले आज ईडी को अदालत में जवाब देना है। 28 मार्च को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल की तारीख जवाब दाखिल करने के लिए दी थी। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। मेक इन इंडिया के चलते देश से होने वाले रक्षा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक है, जो पहले 15,920 करोड़ रुपए था। हाल के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात में 31 गुना की वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और सहित रक्षा उद्योग ने अब तक का उच्चतम रक्षा निर्यात हासिल किया है, जिसमें निजी क्षेत्र में 60% और डीपीएसयू में 40% का योगदान दिया है। 2004-5 से 2013-14 के दौरान कुल रक्षा निर्यात 4,312 करोड़ रुपए था, जो 2014-15 से 2023-24 की अवधि में बढ़कर 88,319 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार द्वारा रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाए गए नीतिगत सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के साथ साथ भारतीय उद्योगों को प्रदान किए गए एंड टू एंड डिजिटल समाधान के कारण रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रक्षा निर्यात में अभूतपूर्व बढ़ोतरी पर खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक्स पर साझा किए गए पोस्ट को रीट्वीट कर लिखा है कि भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। इस क्षेत्र में बढ़ता निर्यात हमारे देश की बढ़ती क्षमताओं का परिचायक है। हमें अपने लोगों की कड़ी मेहनत और नवाचार पर गर्व है, जिसने भारत को रक्षा की दुनिया में वैश्विक मंच पर पहुंचाया है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी यात्रा और भी अधिक मजबूती से जारी रहेगी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला और लिग्नाइट उत्पादन का आंकड़ा 1 बिलियन टन पार होने पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा है कि यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्रीय कोयला मंत्री के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के करीब हमने 1 बिलियन टन कोयला और लिग्नाइट उत्पादन को पार करके एक शानदार उपलब्धि दर्ज की है। यह हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हमने अब तक का सबसे अधिक उत्पादन हासिल किया है और यह देश को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में काफी मदद करेगा। घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि आगे चलकर देश को कभी कोयले की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के ट्वीट को साझा करते हुए लिखा है कि कोयला और लिग्नाइट के उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह हमारे कोयला क्षेत्र को जीवंत बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का मार्ग भी सुनिश्चित करता है। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। सीरिया में कल लगातार हुए हवाई हमलों में दमिश्क के ईरानी दूतावास के काउंसलर प्रभाग को नुकसान पहुंचा है। सीरिया के अधिकारियों और सरकारी मीडिया ने इजराइल पर इन हमलों का आरोप लगाया है। इजरायली सेना ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। सीरिया के अधिकारियों ने कहा है कि हवाई हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार जनरल अली रजा जहदी की मौत हो गई है। अली रजा ने साल 2016 तक लेबनान और सीरिया में खुद सैन्य बल का नेतृत्व किया था। सीरिया में ईरान के राजदूत हुसैन अकबारी ने कहा कि हवाई हमले में जहदी के मातहत जनरल मोहम्मद हादी हजरियाहिमी और 5 अन्य अधिकारी समेत 7 लोग मारे गए हैं। उन्होंने हमले का बदला लेने का प्रण लिया है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरन जीन पियरे ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन दमिश्क में एक ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हवाई हमलों की रिपोर्ट से अवगत हैं और टीम इस पर गौर कर रही है।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश में समाचार चैनल अल जजीरा के प्रसारण पर रोक लगा दी है। संसद द्वारा कल एक कानून पारित होने के बाद नेतन्याहू ने आतंकी चैनल को बंद करने का संकल्प जताया। यह कानून पारित होने के बाद सरकार के लिए अल जजीरा का इजराइल में प्रसारण रोकने का रास्ता साफ हो गया है। नेतन्याहू ने अल जजीरा पर इजरायली सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, 7 अक्टूबर में हमास हमलों में भाग लेने और इजराइल के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आतंकी चैनल अल जजीरा अब इजराइल में प्रसारित नहीं होगा। चैनल की गतिविधियों को रोकने के लिए नए कानून के तहत तुरंत कार्रवाई करना मेरा संकल्प है। जापान में आज तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरी जापान के इवाते और ओमोरी प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत का उत्तरी तटीय हिस्सा था। भूकंप से अभी तक किसी को नुकसान की खबर नहीं है और सुनामी की चेतावनी भी जारी नहीं की गई है। उधर दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट की ओर आज एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। जापान के तटरक्षक बल ने कहा है कि यह मिसाइल समुद्र में गिर चुकी है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच नजदीकी सैन्य संबंध बढ़ने की चिंताओं के बीच अमेरिका और इसके प्रमुख एशियाई सहयोगी दक्षिण कोरिया और जापान आपस में सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं। उधर खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 125 रन बनाए। मुंबई के लिए सर्वाधिक 34 रन कप्तान हार्दिक पांड्या ने बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम ने 15 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट गंवाकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। ये मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी हार है, वहीं राजस्थान की लगातार तीसरी जीत है। इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर आ गई है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। अपने पिछले मैच में लखनऊ ने पंजाब किंग्स को मात दी थी, वहीं आरसीबी को पिछले मैच में कोलकाता के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लखनऊ सुपर जॉयंट्स 2 मैच में 1 जीत और 1 हार के साथ तालिका में 6ठे स्थान पर है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 3 मैच में 1 जीत और 2 हार के बाद तालिका में 9वें स्थान पर काबिज है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।